अरे लड़का, क्या हो रहा है? हो गया लाइव? बोलो मैसेज फिर से डलवा देगा। क्लास लाइव हो गया है, देख लेते हैं एक मिनट। सबका भरोसा नहीं ना है। हाँ, लगता है लाइव हो गया। हो गया है। अब शांत हो जाइए, शांत होइए, थोड़ा सा समझिए, और फिर जो है आएंगे क्वेश्चन पे, और फिर डिस्कशन जो है। आपके पास पीडीएफ लिए है ना सब? देखिए हम भी लेकर के आए। हाँ, मेरे पास भी है, देखिए आप लोग सबके पास है ना पीडीएफ? हाथ खड़ा कीजिए पीडीएफ वाले लोग सब। हाँ, सबके पास ना है? हाँ, जिसके पास है अच्छी बात है, जिसके पास ना है तब पर भी अच्छी बात है। हाँ ठीक है, क्योंकि पीडीएफ तो हम कल ही ना भेज दिए थे, कल भेजे थे ना क्लास के दौरान ही ना। अरे एप्लीकेशन पर अपलोड किया था जी, हम तो बोल दिए थे उसको करने के लिए। किया है एप्लीकेशन पर अपलोड? फोन करके पूछ लो, नहीं किया है तो करवा दो, ऐसे कर देना चाहिए। ऑनलाइन वाले लोग मैसेज कीजिए तो किया है कि नहीं किया है, देखो वहां मैसेज पढ़ो तो, मैसेज पढ़ के हमको बताओ। टेलीग्राम पर ऐसे हम भेज दिए थे। समझिए, अब थोड़ा सा इसका जो है पृष्ठभूमि को समझ लीजिए। पृष्ठभूमि समझ लीजिएगा ना तो जो है चीज समझ में आ जाएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर आप बात करेंगे तो इसमें हमें पढ़ने क्या होते हैं। देखिए परीक्षा अगर आप देखेंगे तो पहले के पैटर्न की तुलना में धीरे धीरे परीक्षा अपना रुख बदल रहा है। आपको बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद, जिनका रिटायरमेंट 12 को हुआ है, उनके सम्मान में 8 फरवरी को एक सम्मान समारोह रखा गया था, और उस सम्मान समारोह में अतुल प्रसाद ने स्पष्ट शब्दों में यह बात कहा कि लुसेंट का जमाना गया, एनसीईआरटी पढ़िए। यह अतुल प्रसाद का स्टेटमेंट है। और आप देख रहे होंगे अब बिहार एसआई परीक्षा में या बिहार टीचर वाला परीक्षा में या बिहार के अन्य परीक्षाओं में विश्व इतिहास से प्रश्न आने लगे हैं। पहले भी विश्व इतिहास से प्रश्न आते थे, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं आता था। पहले यही था
कि वेटेज थोड़ा कम था, लेकिन अब है कि वेटेज थोड़ा बढ़ गया है। पहले भूलल भटकल एगो दूगो पूछ देता था, अब तो 3 गो 4 गो 5 गो पूछ देता है, 6 भी पूछ देता है। और देखिए विश्व इतिहास के पूछने का रीजन क्या है जानते हैं? आप 9वां और 10वां क्लास का एनसीईआरटी उठाइए, ओल्ड एनसीईआरटी 9वां और 10वां का उठाइएगा तो उसमें विश्व इतिहास ही है। और आप जो बिहार एसआई का परीक्षा देते हैं वह ग्रेजुएट स्तरीय परीक्षा है, और ग्रेजुएट स्तरीय एग्जाम में 9वां 10वां का प्रश्न क्यों नहीं पूछेगा? तो आप एसआई का तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है सभी लोगों को सफलता मिल जाए, हो सकता है कुछ को मिले कुछ को ना मिले। जिनको मिले वो तो ठीक है, पास कर गए ठीक है, अपना जाइए, समझ गए। लेकिन जिनको नहीं मिलेगा सफलता, उनके लिए एक दिशा निर्देश मेरा यह है कि आप 9th और 10th का एनसीईआरटी इतिहास के संदर्भ में जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर और स्टूडेंट की तुलना में आप चाहते हैं 2 4 5 क्वेश्चन और ज्यादा सही करके आए तो आप ये काम जरूर कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। तो विश्व इतिहास से प्रश्न अब परीक्षा में इसलिए आने लगे हैं क्योंकि परीक्षा लुसेंट एसपीडी से अब अपने आप को मोड़ रहा है एनसीईआरटी की ओर, और 9th 10th एनसीईआरटी में विश्व इतिहास ही है, विश्व इतिहास ही है। तो इसलिए विश्व इतिहास से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। देखिए विश्व के एक देश को दूसरे देश के लोगों के विषय में जानकारी प्राप्त कैसे हुई, कौन सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिस कारण विश्व के एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से जाने, दूसरे देश के लोगों को जाने। तो आप सब लोग इस बात से अवगत हैं क्योंकि आप आधुनिक भारतीय इतिहास निश्चित तौर पर पढ़े होंगे। और आधुनिक भारतीय इतिहास की अगर हम लोग बात करें तो आधुनिक भारतीय इतिहास में एक चैप्टर हमें पढ़ने होते हैं भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज आधुनिक भारतीय इतिहास में तो थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। आधुनिक भारतीय इतिहास में जब आप भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन नामक चैप्टर को पढ़ते हैं तो वहीं पर थोड़ा बहुत भौगोलिक खोज के विषय में आप जानते हैं। भौगोलिक खोज के अंतर्गत आप यह जानते हैं, भौगोलिक खोज का मतलब क्या? भौगोलिक खोज का मतलब होता है नए नए स्थलों की खोज। भौगोलिक खोज का मतलब होता है नए नए स्थलों की खोज, नए नए देशों की खोज, नए नए आविष्कारों की खोज, नए नए आविष्कारों की खोज। जैसे वैश्विक जगत के लोग अमेरिका से अवगत कब हुए? वैश्विक जगत के लोग अमेरिका से अवगत कब हुए? ब्राजील से अवगत कब हुए? प्रशांत महासागर से अवगत कब हुए? तो इस सब का पहले खोज हुआ तब ना जाकर के लोग अवगत हुए महाराज। देखिए आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भौगोलिक खोज की शुरुआत 15वीं शताब्दी ईस्वी के उत्तरार्ध में हुआ। और उत्तरार्ध का मतलब होता है लास्ट का 25 वर्ष। 15वीं शताब्दी का मतलब होता है 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी। 1400 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी 15वीं शताब्दी का मतलब होता है। और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मतलब 1475 ईस्वी के बाद से लेकर 1500 ईस्वी के बीच में, 1475 से 1500 ईस्वी के बीच में भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। और भौगोलिक खोज में यूरोप महादेश ने अग्रगण्य भूमिका निभाया। और यूरोप महादेश में 2 देश था, एक था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। एक था पुर्तगाल और दूसरा था स्पेन। पुर्तगाल और स्पेन जैसे देशों ने
भौगोलिक खोज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस क्रम में ही आपको पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज भारत को खोजने निकला, लेकिन वे भारत की खोज नहीं कर पाए, परंतु उन्होंने आशा अंतरीप द्वीप या केप ऑफ गुड होप की खोज कर डाला। फिर इटली में जन्म लिए स्पेन के नाविक कोलंबस भारत को खोजने निकला, दिग्भ्रमित हो गया, भारत के बजाय अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका की खोज कोलंबस ने कर डाली, और कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज कर डाली तो इसी के बाद वैश्विक जगत के लोग अमेरिका से अवगत हुए कि अमेरिका भी एक भौगोलिक क्षेत्र है, अमेरिका भी एक भौगोलिक क्षेत्र है। इससे पहले ना यूरोप जगत के लोग अमेरिका से अवगत थे और ना एशिया जगत के लोग अमेरिका से अवगत थे, कोई भी अमेरिका से अवगत था ही नहीं। तो इटली में जन्म लिए स्पेन के नाविक कोलंबस ने अमेरिका की खोज कर डाली, और एक बड़ी साहसी नाविक था अमेरिगो वेस्पुस्सी, और अमेरिगो वेस्पुस्सी के नाम पर ही अमेरिका देश का नाम जो है आपको अमेरिका पड़ा है। तो यूरोप जगत के लोग भारत के लिए समुद्री मार्ग का तलाश कर रहा था, उसी क्रम में अमेरिका को खोज कर डाला, अमेरिका का खोज कर डाला। फिर आपको वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज किया। फिर धीरे धीरे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होना शुरू हुआ। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू किया, और जब यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार करना शुरू किया तो यूरोप के लोग और यूरोप के व्यापारी अमेरिका के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करने का काम किया था, अमेरिका के साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करने का काम किया। और फिर बाद में जाकर आपको ब्राजील की खोज कैब्राल ने किया। फिर आपको एक नाविक था मैगलन, मैगलन ने समुद्री मार्ग के जरिए पूरे विश्व का भ्रमण किया, और उन्होंने ही प्रशांत महासागर का भी नामकरण प्रशांत महासागर किया। तो इस प्रकार से भौगोलिक खोज हुई। भौगोलिक खोज होने के बाद लोगों को एक दूसरे देश के विषय में जानकारी प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद वैश्विक जगत में पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत हुई। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है जानते हैं? पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है? पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना, फिर से जागना। मतलब पहले हम जगे हुए थे, बीच में सो गए, फिर से जाग गए। और देखिए, पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई है। पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नगर से हुई है, और इस पुनर्जागरण आंदोलन की शुरुआत का श्रेय दांते को जाता है। दांते को जाता है। दांते अपने समय के बहुत बड़े दार्शनिक थे। पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रदूत दांते को ही माना जाता है। दांते ने एक साहित्य की रचना की है, उस साहित्य का नाम है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी। दांते डिवाइन कॉमेडी की रचना लैटिन भाषा में नहीं किया, बल्कि इटली के लोगों के आम बोलचाल की भाषा टस्कन भाषा में डिवाइन कॉमेडी की रचना की, ताकि लोग डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य को आसानी से पढ़ सके। और डिवाइन कॉमेडी नामक साहित्य में उन्होंने स्वर्ग और नरक की संकल्पना की
कि स्वर्ग में क्या क्या हो सकता है और नरक में क्या क्या हो सकता है, स्वर्ग में क्या क्या हो सकता है और नरक में क्या क्या हो सकता है। और फिर पुनर्जागरण आंदोलन विश्व के अलग अलग देशों तक फैला, और जब पुनर्जागरण आंदोलन विश्व के अलग अलग देशों तक फैला, इसके बाद जाकर धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई, और धर्म सुधार आंदोलन की अगर हम लोग बात करें तो धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने किया है, मार्टिन लूथर ने किया है। और धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है इंग्लैंड से, इंग्लैंड से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई है। मार्टिन लूथर ने धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किया था। और जब धर्म सुधार आंदोलन चलना प्रारंभ हुआ तो धर्म तो एक फैक्टर अपना था ही था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन के क्रम में ही नैतिकता और मानवतावाद का भी विकास हुआ, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया, ठीक है धर्म अपने स्थान पर है, लेकिन एक विचारधारा मानवतावाद भी है। देखिए धर्म में क्या होता है, अब मान लिया जाए कि जैसे हिंदू धर्म में है कि आप जब तक बड़ा बड़ा यज्ञ नहीं करवाइएगा तब तक आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बड़ा यज्ञ कौन कर पाएगा? जिसके पास अधिक धन संपत्ति वही बड़ा यज्ञ करवा सकता है। जो आपको मान लिया जाए गरीब है वो कहां से करवाएगा? तो आपको धर्म सुधार आंदोलन हुए, मानवतावाद विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ, और फिर दिन प्रतिदिन जनसंख्या में, विश्व की जनसंख्या में बढ़ोतरी होने लगी। और विश्व की जनसंख्या में जब बढ़ोतरी होने लगी तो लोगों को अलग अलग वस्तुओं की जरूरत अधिक मात्रा में होने लगी। तत्पश्चात जाकर इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। और इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कपड़ा उद्योग से हुआ है या सूती वस्त्र उद्योग से हुआ? सूती वस्त्र उद्योग से इंग्लैंड से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और फिर बड़े बड़े मशीन सबके आविष्कार होने प्रारंभ हुए। फिर बड़े बड़े मशीन सबके जो है आपको आविष्कार होने प्रारंभ हुए, और जब बड़े बड़े मशीन के आविष्कार होने प्रारंभ हुए तो वस्तुओं का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होने लगा। और जब वस्तुओं का उत्पादन काफी ज्यादा मात्रा में होने लगा तो फिर उसका व्यापार होने लगा। जो देश उत्पादन करता था, जैसे ब्रिटेन उत्पादन करता था, तो वह अपना व्यापार विश्व के अलग अलग देशों में करता था। ब्रिटेन का पड़ोसी फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ये सब ब्रिटेन के उन्नति से काफी एक प्रकार से ज्वेलेसी महसूस करने लगा, और फिर गुट सब का निर्माण होना प्रारंभ हो गया। विश्व के अलग अलग देश जो है अलग अलग गुटों में बंटने लगे, और जब ये तमाम प्रकार की घटनाएं घटित हुई और धीरे धीरे मानव को पता चला कि हमें कौन से अधिकार मिलने चाहिए, हमें कौन से अधिकार होने चाहिए, कौन से अधिकार नहीं होने चाहिए, और तत्पश्चात जो है आपको विश्व के सभी देशों में राजाओं की आलोचना होना प्रारंभ हुआ। राजाओं की आलोचना होना प्रारंभ हुआ। जो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली हुआ करता था, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के खिलाफ जो है क्रांति शब्द होना शुरू हुआ। और फिर फ्रांस के भीतर 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई। 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई, लेकिन उससे पहले अमेरिका के भीतर अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन हुए। अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन हुए। देखिए, जैसे अपना देश भारत ब्रिटेन का गुलाम रहा है, उसी प्रकार से अगर आप
अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा, अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, लेकिन अमेरिका के मात्र 13 उपनिवेश, 13 राज्य ब्रिटेन का गुलाम रहा है। तो अमेरिका जो ब्रिटेन का गुलाम था, अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने वाला जो नेता था उसका नाम था जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ही अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन हुए और अमेरिका में जब स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई उससे पहले 16 दिसंबर 1773 को 16 दिसंबर 1773 को एक घटना घटित हुई है, जिस घटना को इतिहास में बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता, बोस्टन की चाय पार्टी कहा जाता है। देखिए क्या है बोस्टन की चाय पार्टी, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। बोस्टन अमेरिका का एक बंदरगाह नगर था, बोस्टन अमेरिका का एक बंदरगाह नगर था। अमेरिका पर 1773 के समय ब्रिटेन का अधिकार था। तो ब्रिटेन एक चाय से भरा जहाज अमेरिका भेजा, एक चाय से भरा जहाज अमेरिका भेजा, लेकिन उस चाय से भरे जहाज को अमेरिका के बोस्टन नामक बंदरगाह पर उतरने नहीं दिया गया, बल्कि उस जहाज में जो चाय था उस चाय को समुद्र में फेंक दिया गया, उस चाय को समुद्र में फेंक दिया गया। मतलब ब्रिटेन जो अमेरिका में अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहता था, अमेरिका ब्रिटेन के व्यापार को रोकने का काम किया, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। और यही घटना इतिहास में बोस्टन की चाय पार्टी के नाम से जाना जाता है। और अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी ही है। बोस्टन की चाय पार्टी ही अमेरिका के स्वतंत्रता आंदोलन का तत्कालिक कारण माना जाता है। और यहीं से अमेरिका में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली। और जब जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में अमेरिका को स्वतंत्रता मिली तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जो है आपको जॉर्ज वाशिंगटन को ही बनाया गया। और जब अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया और अमेरिका को ब्रिटेन से जो स्वतंत्रता मिली है वह आपको 1783 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत मिली है। 1783 ईस्वी में हुए 1783 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत मिली है। और अमेरिका स्वतंत्र उससे पहले ही हो गया था, लेकिन अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति 1783 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत हुई है। अमेरिका में स्वतंत्रता संघर्ष की समाप्ति, लेकिन अमेरिका को स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को ही मिल गई थी। और यही वजह है कि अमेरिका अपना राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाने का काम करता है। और जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ ब्रिटेन से तो अमेरिका ने ही सर्वप्रथम वैश्विक स्तर पर अपने देश में प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना की। वैश्विक स्तर पर प्रजातंत्र या लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश जो है आपको अमेरिका ही है। और वैश्विक स्तर पर अपने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करने वाला भी प्रथम राष्ट्र अमेरिका ही है। और लिखित संविधान को लागू करने वाला भी विश्व का पहला देश अमेरिका ही है। तो इस प्रकार से अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। और अमेरिका में जब लोकतंत्र की स्थापना हुई तो अमेरिका में जब संविधान लागू हुए तो नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया, नागरिकों को कुछ अधिकार दिया गया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की घटना ने फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के लिए एक प्रेरणा का काम किया। और देखिए फ्रांस के भीतर फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जो 1799 ईस्वी तक चला। और फ्रांस में जब फ्रांसीसी क्रांति
1789 में प्रारंभ हुआ था, तो उस समय फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था और बुर्बो राजवंश के शासक हुआ करते थे, उनका नाम था लुई 16वां। लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, जो 1774 से लेकर 1793 ईस्वी तक गद्दी पर रहा और 1793 ईस्वी में राजद्रोह के आरोप में लुई 16वां को फांसी पर लटका दिया गया। और लुई 16वां के ही पूर्वज थे लुई 14वां। लुई 14वां कहा करता था, मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। फ्रांस के भीतर जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, उस फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया। और इस फ्रांसीसी क्रांति की अगर आप बात करेंगे तो फ्रांसीसी क्रांति में नेपोलियन भी शामिल हुआ था। नेपोलियन भी फ्रांसीसी क्रांति में शामिल हुआ था। और नेपोलियन फ्रांसीसी क्रांति में शामिल होकर जब फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया, तत्पश्चात नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन बैठा। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट 1804 ईस्वी में बना। 1804 ईस्वी में नेपोलियन जो है आपको फ्रांस का सम्राट बन बैठा। और फिर नेपोलियन अलग अलग क्षेत्रों को जीतने का काम कर रहे थे। सामान्य तौर पर नेपोलियन को हर युद्ध में जीत ही मिल रहा था, लेकिन वाटरलू के युद्ध में 1821 ईस्वी में नेपोलियन को हार मिली और तत्पश्चात उन्हें जो है बंदी बना। 1815 वाटरलू के युद्ध में हार मिली। 1821 बोल दिए थे, सॉरी 1821 में तो उसका मृत्यु हो गया था। वाटरलू के युद्ध में हार मिली नेपोलियन को और फिर नेपोलियन को बंदी बनाकर जो है रखा गया और फिर 1821 ईस्वी में नेपोलियन का अंत हो गया। और फिर धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा विश्व दो गुटों में बट गया, एक मित्र राष्ट्र और दूसरा धूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में प्रमुख राष्ट्र शामिल हुआ करता था आपको ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, ये तमाम ऐसे देश थे जो मित्र राष्ट्र में थे। वही धूरी राष्ट्र की अगर आप बात करेंगे तो धूरी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, ये तमाम ऐसे देश थे जो आपको धूरी राष्ट्र में थे। और जब पूरा का पूरा विश्व दो भागों में बट गया, तत्पश्चात आगे चल करके प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच हुआ। और प्रथम विश्व युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो प्रथम विश्व युद्ध का जो तत्कालिक कारण था, ऑस्ट्रिया के राजकुमार ड्यूक फर्डिनेंड का बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में हत्या का होना, जिसे इतिहास में सेराजेवो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। और सेराजेवो हत्याकांड के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। और प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ। इस विश्व युद्ध में विश्व के लगभग 37 देशों ने भाग लिया था और इस विश्व युद्ध में अपना देश भारत भी शामिल हुआ था। भारत ब्रिटेन के तरफ से शामिल हुआ था। भारत इस विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से शामिल हुआ था। और इस विश्व युद्ध में पूरा का पूरा विश्व जो दो धड़ा में मित्र राष्ट्र और धूरी राष्ट्र में बटा हुआ था, उसमें भारत ब्रिटेन के तरफ से था, अर्थात भारत मित्र राष्ट्र के तरफ से था। और इस विश्व युद्ध में जब आपको अंततः प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति जो है आपको 11 नवंबर 1918 को हुई। और जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई तो मित्र राष्ट्र की जो है आपको जीत हुई। और इस विश्व युद्ध की समाप्ति कई सारे संधियों के तहत हुआ है, लेकिन जो सबसे मूल संधि है वह आपको वर्साय का संधि है। वह आपको वर्साय का संधि है। तो एक प्रकार से आप यह भी बात कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साय के संधि के तहत हुई है और वर्साय के संधि में ही द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण भी वर्साय के संधि में ही कर दिया गया था, जो कि
आपको 1919 ईस्वी में हुई। और प्रथम विश्व युद्ध का जो सबसे बड़ा परिणाम है, प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो विश्व के सभी देशों को भारी जानमाल की क्षति हुई। और प्रथम विश्व युद्ध के वजह से ही 1929 ईस्वी में आर्थिक संकट की स्थिति पूरे विश्व में उत्पन्न हो गई थी। आर्थिक संकट की स्थिति जो है आपको पूरे विश्व में 1929 ईस्वी में जो है आपको उत्पन्न हो गई थी। और 1930 जाते जाते विश्व के सभी देश उस आर्थिक संकट से जो है आपको ग्रस्त हो गए थे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में जब भारी जानमाल की क्षति हुई तो प्रथम विश्व युद्ध में भारी जानमाल की क्षति को देखते हुए विश्व के सभी प्रमुख नेताओं ने एक मीटिंग बुलाया और यह संकल्पना प्रस्तुत किया कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए वैश्विक स्तर पर जो इस प्रकार के महायुद्ध होने से बचा सके। और फिर वर्ष 1920 ईस्वी में जाकर राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। वर्ष 1920 ईस्वी में जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है वह प्रथम विश्व युद्ध का ही एक प्रकार से कहिए तो परिणाम है, प्रथम विश्व युद्ध का ही जो है आपको परिणाम है। लेकिन राष्ट्र संघ भी द्वितीय विश्व युद्ध को होने से नहीं रोक सका। और फिर 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, जो द्वितीय विश्व युद्ध 2 सितंबर 1945 ईस्वी तक चला। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और 2 सितंबर 1946 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध का 2 सितंबर 1945 को 2 सितंबर 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध में भी पूरा का पूरा विश्व दो धारा में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। और इसमें भी जो है आपको मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई थी, इसमें भी मित्र राष्ट्र की ही जीत हुई थी। और द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना ही द्वितीय विश्व युद्ध का जो है आपको तत्कालिक कारण था। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में शुरुआती दिनों में अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं था, लेकिन अमेरिका का एक द्वीप समूह है, हवाई द्वीप समूह। हवाई द्वीप समूह में पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डा था। और कहा जाता है कि जापान ने 7 दिसंबर 1941 को जापान ने 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर स्थित नौसैनिक हवाई अड्डा को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसी घटना के कारण अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल हुआ। और अमेरिका जैसी शक्तिशाली शक्ति जब मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल हुआ द्वितीय विश्व युद्ध में, तत्पश्चात मित्र राष्ट्र मजबूत हुआ। और फिर जो है आपको अंततः जब द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम आया तो परिणाम मित्र राष्ट्र के पक्ष में ही आया। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप ही 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और संयुक्त राष्ट्र संघ अभी तक तो तीसरा विश्व युद्ध होने से रोका हुआ है, लेकिन वर्तमान समय में अब एक प्रकार से कहिए संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है आपको शिथिल पड़ गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र कार्य है किसी भी अच्छे दिन को दिवस घोषित कर देना और महासभा की प्रत्येक वर्ष बैठक आयोजित करवाना और अलग अलग देशों का जो है अलग अलग देशों से अध्यक्ष चुनना। महासभा की अध्यक्षता कौन करेगा, महासचिव को चुनना, यही सब जो है आपको काम रह गया है वर्तमान समय में। अगर आप देखेंगे, अगर आप स्वयं सोचिए ना, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सच में काम कर रहा होता तो रूस और यूक्रेन के बीच इतना दिन से युद्ध चल रहा है वो समाप्त हो गया रहता। और एक बात को हमेशा ध्यान में या ध्यान से याद रखिएगा, कोई भी चीज का जो सॉल्यूशन होता है वह वार्ता के माध्यम से ही हो सकता है। लड़ाई झगड़ा युद्ध उपाय नहीं है। और देखिएगा रूस और यूक्रेन के बीच भी जो युद्ध की समाप्ति होगी वो वार्ता से ही होगी। ऐसा नहीं है कि युद्ध करते करते जो है एगो देश खत्म हो जाएगा दूसरा आबाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। रूस तो खत्म नहीं होने वाला है, यूक्रेन भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के पीछे अमेरिका जैसी महाशक्ति है। और अमेरिका जैसी महाशक्ति है तो कहां से खत्म होने वाला है। तो ये जो हम आपको लेक्चर दिए हैं, ये लेक्चर पृष्ठभूमि है, ठीक है, मतलब एक प्रकार से सारांश है। मतलब भौगोलिक खोज से लेकर के यहां तक लेकर जो है हम आपको आ गए। बात कुछ दिमाग में गया है दीदी जी लोग?
दिमाग में गया है कुछ बात? अगर दिमाग में कुछ गया है तो अब आइए क्वेश्चन पे। आप लोग के दिमाग में चल गया तो इन लोग के दिमाग में चलिए गया हो। ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, समझे? हाँ, बोल रही लड़का को टक्कर देते हैं टेस्ट में, कितना मार्क आता है? 60-65 है, तो कैसे लड़का को टक्कर दे पाइएगा बताइए? चलिए आइए, अब आगे आते हैं। अब आगे आइए और अपना अपना नोट खोल लीजिएगा, समझ गए? अपना अपना नोट खोल लीजिएगा, कॉपी सॉरी नोट और पेन, ठीक है? क्वेश्चन पे आ ना जाए। चलिए एकदम याद करते जाएंगे, और जब तक 40 क्वेश्चन का क्वेश्चन विथ आंसर डिस्कशन खत्म नहीं होगा तब तक कुछ करने की जरूरत नहीं है, समझे? 1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई? जर्मनी के हार के विषय में पूछा जा रहा है। जर्मनी, यहां पे गौर कीजिएगा, जापान के हार के विषय में नहीं पूछा जा रहा है, बल्कि जर्मनी के हार के विषय में पूछा जा रहा है। तो जर्मनी के हार के पीछे कारण कौन से थे? एक तो था हिरोशिमा पर एटमी आक्रमण, ना। जर्मनी का रूस पर आक्रमण, हां। देखिए, जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का शासक कौन था जानते हैं? एडोल्फ हिटलर। एकदम तानाशाह था, समझ गए? और हिटलर को शुरू में काफी जीत मिली थी। हिटलर सोवियत संघ के कई सारे क्षेत्रों को जीत लिया था। यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया, ये तमाम क्षेत्र पहले सोवियत संघ में ही आता था। देखिए, हिटलर के नेतृत्व में ही जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, और जर्मनी सोवियत संघ के यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया जैसे क्षेत्रों को जीत लिया। और हिटलर का उद्देश्य यह था कि वह रूस की राजधानी मॉस्को तक पहुंचे और मॉस्को पर कब्जा कर ले, अर्थात रूस पर कब्जा कर ले। लेकिन आपको हिटलर मॉस्को तक पहुंच नहीं पाया, अर्थात रूस तक हिटलर पहुंच नहीं पाया। और उसी क्रम में जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया, जिस वजह से अमेरिका अपने आप को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया। और अमेरिका रूस, ब्रिटेन के साथ मिलकर जर्मनी, जापान जैसे देशों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। और फिर रूसी सेना का सहयोग अमेरिकी सैनिक, रूसी सेना का सहयोग ब्रिटेन के सैनिक करने लगे, जिस वजह से जर्मनी की हार हो गई और जर्मनी रूस पर कब्जा नहीं कर सका। तो यह तो जर्मनी का रूस पर आक्रमण, जिसमें जर्मनी विफल रहा, यह जर्मनी के हार का एक कारण है। दूसरा, इटली की हार। इटली की हार से जर्मनी को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था, लेकिन जापान जब अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में रूस के साथ और मित्र राष्ट्र के साथ खड़ा हो गया, यह भी जर्मनी के हार का एक कारण बना है। अर्थात आंसर हो जाएगा 2 और 4। अब देखिएगा डिस्कशन में, गुरुजी लोग डिस्कशन यह है ना सबके पास, इसमें पढ़ते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो हम आपको बता दिए हैं, अब इसमें पढ़ते हैं। इसमें जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में कौन कौन सी बात याद रखनी है, पूरा डिस्कशन पढ़ते हैं। और जहां पर बोलेंगे स्टार मार दीजिएगा, इसको याद रख लीजिएगा, उसको याद रखना है, ठीक है? उत्तर व्याख्या।
1941 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी का रूस पर आक्रमण तथा जापान का पर्ल हार्बर पर आक्रमण के घटनाओं के कारण जर्मनी और उसके साथी राष्ट्रों की हार हुई। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ये तो क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, 22 जून 1941 को जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कर यूक्रेन, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, फिनलैंड और पूर्वी पोलैंड पर रूसी सेनाओं को हटाकर अधिकार कर लिया, किंतु हिटलर अपने प्रमुख लक्ष्य अर्थात मॉस्को पर अधिकार करने और रूसी सेना का विनाश करने में असफल रहा। वही बात जो हम आपको समझाए, वही बात न लिखा हुआ आए? हाँ, तो ये तो ठीक है, लेकिन यहां पर एक डेट याद रखना जरूरी है। प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्रम में जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया? तो 22 जून 1941, 22 जून 1941, इस बात को याद रखना जरूरी है। इसको चलिए कीजिए याद। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कब किया? 22 जून 1900। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कब किया? चलिए इसके बाद जर्मनी की पराजय स्टॉलिनग्राड से आरंभ हुई। फरवरी 1943 ईस्वी तक 1 लाख से अधिक जर्मन सैनिक मारे गए। अब मॉस्को पर खतरा टल गया, जरूरी ना है। 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया। 22 अप्रैल 1945 को रूस ने बर्लिन पर आक्रमण किया। जर्मनी की राजधानी कहां? बर्लिन है ना जी, बर्लिन पर आक्रमण किया, समझ गए। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रूस ने बर्लिन पर आक्रमण कब किया? 22 अप्रैल 1945। 22 अप्रैल 1900, इस बात को भी आप याद रखिएगा। रूस ने बर्लिन पर आक्रमण कब किया है? 22 अप्रैल 1900। चलिए इसके बाद हिटलर ने अपनी पत्नी इवा ब्रॉन सहित आत्महत्या कर लिया और इटली के देशभक्तों ने भी मुसोलिनी और उसकी पत्नी को गोली मार दिया। खैर ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब इतना एग्जाम थोड़े गिर जाएगा हिटलर की पत्नी कौन थी, नहीं पूछेगा। 7 मई 1945 को संधि पर हस्ताक्षर करने के पश्चात 8 मई को यूरोप में युद्ध बंद हो गया। खैर ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे जापान का अमेरिका पर आक्रमण। यहां पर जो है जापान ने जर्मनी के साथ मिलकर रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण किया। चलिए ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट, वर्ष 1940-41 में जापान ने देखा कि रूस हार रहा है, इंग्लैंड एकांकी एवं निर्बल है और संयुक्त राज्य युद्ध के लिए तैयार नहीं है। यह संयुक्त राज्य मतलब अमेरिका युद्ध के लिए तैयार नहीं है। और फिर उसने प्रशांत महासागर में एकमात्र बचे हुए प्रतिद्वंदी संयुक्त राज्य अमेरिका को चुनौती देने के लिए युद्ध की घोषणा किए बिना 7 दिसंबर 1941 को अचानक हवाई द्वीप समूह में स्थित पर्ल हार्बर पर हवाई जहाजों तथा पनडुब्बियों से आक्रमण करके उसका बहुत बड़ा भाग नष्ट कर दिया। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो 7 दिसंबर 1941 की तिथि है यह बड़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछा जा सकता है? तो आपसे यह पूछा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? तो 7 दिसंबर 1941। बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य है यह, समझ गए? ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको आप याद रखिएगा, समझ गए? एक बार फिर से गुरुजी लोग बता दीजिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर 1900। इसके ठीक अगले दिन 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल हो गया। तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल कब हुआ? 8 दिसंबर 1941। 8 दिसंबर 1900। एक बार फिर से गुरुजी लोग बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका मित्र राष्ट्र के तरफ से शामिल कब हुआ? कब हुआ? क्लियर है ये बात? इसके बाद 26 जुलाई 1945 को पोट्सडेम सम्मेलन में मित्र राष्ट्रों ने जापान से बिना शर्त आत्मसमर्पण की मांग की, किंतु जापान ने इसे स्वीकार नहीं किया। फलतः 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया। समझ गए? तो इसमें जो है आपको याद रखने वाली बात यह है कि अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बम कब गिराया? तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। तो हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर 9 अगस्त 1900। समझ में आया कुछ? तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो
6 गो। 6 गो फैक्ट इसमें याद रखना है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो तो ठीक है, इस क्वेश्चन के आंसर के अलावा 6 गो फैक्ट याद रखना। बात क्लियर है? तो एक बार फिर से इसको कर लेते हैं याद, ठीक है। जर्मन सेना ने रूस पर आक्रमण कब किया? 22 जून 1941। रूस ने बर्लिन पर आक्रमण कब किया? 22 अप्रैल 1900। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान ने अमेरिका के नौसैनिक हवाई अड्डा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब किया? 7 दिसंबर 1900। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? 8 दिसंबर 1941। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम कब गिराया? 6 अगस्त 1900। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली। इसमें जो है इटली नहीं था। रूस, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब त्रिदेशीय संधि का सदस्य था और यही सब तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आता था। और वही इटली की अगर आप बात करेंगे तो इटली आता था धूरी राष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा? इटली। अब इस प्रश्न के डिस्कशन को देखते हैं, इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा इटली। अब देखिएगा 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया। देखिए ये जो विश्व युद्ध सब हुआ है ना जी, ये जो गुट सब अलग अलग देश अपना गुट बनाने लगा ना, वो भी विश्व युद्ध का एक कारण है। जैसे 1857 का ही आप विद्रोह पढ़ते हैं तो क्या 1857 के विद्रोह का सिर्फ एक कारण है चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना? नहीं, वो तो तत्कालिक कारण है, लेकिन उसके अलावा 1857 के विद्रोह के जो है आपको राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैन्य कारण है। उसी प्रकार से जो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ है उसका एक कारण है विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा जो है गुट का निर्माण किया जाना। विश्व के अलग अलग देशों के द्वारा जो गुट का निर्माण किया गया, यह भी विश्व युद्ध का जो है आपको एक कारण बन बैठा था। तो अब आपको यहां पर 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली ने एक त्रिगुट बना लिया। तो जो इटली था यह त्रिदेशीय संधि में शामिल नहीं था बल्कि त्रिगुटीय संधि में त्रिगुट में शामिल था और इसके त्रिगुट के अंतर्गत आता था जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली। 1907 में फ्रांस, रूस और ब्रिटेन ने भी त्रिगुट के विरोध में एक त्रिदेशीय संधि बना ली थी। यह जो त्रिदेशीय संधि है यह 1907 में अस्तित्व में आया है और फ्रांस, रूस, ब्रिटेन ने त्रिदेशीय संधि की थी आपस में। समझ गए? तो ये दोनों याद रख लीजिएगा तब पर भी ठीक है, नहीं याद रखिएगा तब पर भी ठीक ही है। बहुत ज्यादा जो है इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन देश त्रिगुट में शामिल है और कौन देश त्रिदेशीय संधि में शामिल है या नहीं है? कुछ समझ रहे हैं? तो याद करिए लीजिए क्या होगा। ये कौन बहुत बड़ा फैक्ट है। 1882 में त्रिगुट बना, उस त्रिगुट में कौन कौन देश था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और 1882 में एक त्रिगुट बना, उसमें कौन कौन देश था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और 1907 में त्रिदेशीय संधि हुई किन किन देशों के बीच? फ्रांस, रूस और आगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 28 जुलाई 1914 को न हुई है, ऑस्ट्रिया द्वारा सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ हुई है। तो प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत सर्वप्रथम ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में सर्वप्रथम जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, द्वितीय विश्व युद्ध में यह चीज हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया है। अब प्रथम विश्व युद्ध में जो है आपको ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया। क्लियर है ये बात? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत
प्रथम विश्व युद्ध में सर्वप्रथम किस देश ने किस पराक्रम आए? ऑस्ट्रिया ने प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल? कितने देश? अब प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सेराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण आए क्या है? सेराजेवो। अच्छा, जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे ड्यूक फर्डिनेंड, इसकी हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कब हुई है? 28 जून 1900। 28 जून 1900। 28 जून 1900। आगे अगला क्वेश्चन। क्लियर है ये बात? याद हुआ? एक बार फिर से रिवीजन कीजिए। त्रिकूट में कौन कौन देश शामिल था जो 1882 में अस्तित्व में आया? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और त्रिदेशीय संधि 1907 में अस्तित्व में आया। कौन कौन देश था? चलिए, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई? इसका तत्कालिक कारण? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देश शामिल थे? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस देश ने किस देश पर आक्रमण से? क्लियर है? चलिए आगे। जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया जिसका क्या नाम था? धूड़ी शक्ति। क्या नाम था? धूड़ी राष्ट्र या धूड़ी शक्ति। अब वही ब्रिटेन, रूस, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश महाशक्ति में या मित्र राष्ट्र में, महाशक्ति में या मित्र राष्ट्र में। तो अब आइए इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं, इसमें जो जो महत्वपूर्ण है। तो इसमें समझिएगा, ये तो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया जैसे देश थे। तो आपसे यह बात पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र में शामिल था और कौन देश धुरी राष्ट्र में शामिल था? तो पहला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद दूसरा पॉइंट, द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र की गुट में इटली तथा जापान भी शामिल हो गए थे। इटली और जापान भी शामिल हो गया था। मतलब धुरी राष्ट्र में जो है जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया, इटली जैसे देश थे। ये सब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध में। हाँ, इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस आदि देश शामिल थे। यहां पर सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान मित्र राष्ट्र के तरफ से था और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के तरफ से। ये तीनों लाइन को पढ़ करके ये बात दिमाग में जा रहा है। ये तीनों लाइन को हम फिर से पढ़ते हैं, ध्यान से, आराम से पढ़ते हैं हम, समझ गए। थोड़ा फास्ट बोलने के चक्कर में जो है ना गलती हो जाता है। कभी कभी हम सोचते हैं जल्दी हो जाए, इसी वजह से फास्ट बोलते हैं, समझे, लेकिन कभी कभी गलती हो जाता है। फिर से पढ़ रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। प्रथम विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, बुल्गारिया आदि था। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र की गुट में इटली और जापान भी शामिल था। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की गुट में इंग्लैंड, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, फ्रांस आदि शामिल थे। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है मित्र राष्ट्र में था और उसके जस्ट ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्र की गुट में जापान शामिल हो गया था। तो मतलब जापान एक ऐसा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में और द्वितीय विश्व युद्ध में, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये अपने आप में, समझ गए। तो कौन ऐसा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र के साथ और द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के साथ? जापान। कौन था? काफी अच्छा प्रश्न है, दिमाग में गया जी। चलिए आगे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय धुरी राष्ट्रों का विरोध स्वरूप दूसरी तरफ लोकतांत्रिक राज्य थे। महत्वपूर्ण है, लोकतांत्रिक राज्यों के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि शामिल थे, जिन्हें मित्र गुट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बात समझ गए। यहां तक जितना पढ़े हैं उसमें एगो चीज को आप फरिया लीजिएगा, कौन मित्र राष्ट्र में था और कौन धुरी राष्ट्र में था। आगे, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई है जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से। तो इस बात को याद रखना जरूरी है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई है जी? 1 सितंबर 1900। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई है? द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई है?
द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब से हुई? कौन घटना से हुई है? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आरोपित संधि के नाम से विख्यात वर्साई की संधि को द्वितीय विश्व युद्ध का गर्भगृह कहा जाता है। तो देखिए, वर्साई के संधि को लेकर 3-4 बात याद रखिएगा। एगो, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति वर्साई के संधि के तहत हुई है। आरोपित संधि वर्साई की संधि कहा जाता है। और द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण वर्साई की संधि में हुआ है। और वर्साई की संधि हुई 28 जून 1919 को। 28 जून 1919 को। क्लियर है ये बात? तो बताइएगा, प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता? किस संधि को आरोपित संधि कहा जाता? वर्साई की संधि। किस संधि में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण कर दिया? कौन संधि में? और वर्साई की संधि कब हुई है? वर्साई की संधि कब हुई है? चलिए, इसके बाद अब देखिएगा, अगला जो पॉइंट है ये पहले याद नहीं करवाए। जापान द्वारा 7 दिसंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमला याद नहीं करवाए। उसका अगला पॉइंट याद नहीं करवाए हैं ना। और फिर द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी द्वारा 7 मई 1945 को ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समझ गए, लेकिन उसका अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। यहां पर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था जिसमें यूरेनियम 235 था, और नागासाकी पर फेटमैन नामक बम गिराया गया था जिसमें प्लूटोनियम 239 का प्रयोग किया गया था। कुछ समझ में आ रहा है? तो इस बात को भी आप याद रखिएगा, पूछा जाता है। तो एक बात बताइए गुरुजी लोग, अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया? अमेरिका द्वारा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर कौन सा बम? इसमें किसका प्रयोग हुआ? यूरेनियम 200। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर कौन सा बम? उसमें किसका प्रयोग हुआ था? आगे, 2 सितंबर 1945 को जापान द्वारा अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण पर हस्ताक्षर किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय स्वयं मुसोलिनी ने कहा था, दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता होना असंभव है। इस संघर्ष के कारण या तो हम रहेंगे या वे रहेंगे। फाल्स महोदय ने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध की संज्ञा दी है। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है, ये दोनों स्टेटमेंट को आप रखिएगा याद, समझे? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने कहा था कि दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता होना असंभव है? कौन कहा था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने यह कहा था, दोनों विचारधाराओं के संघर्ष में समझौता होना असंभव है? किसने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध कहा था? किसने द्वितीय विश्व युद्ध को प्रतिशोधात्मक युद्ध कहा? किसने कहा था? चलिए, इसके आगे याद हो ना गया सब? 4 नंबर, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई है? फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना हुई 1871। देखिए, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में समझिएगा, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 14 जुलाई 1789 ईस्वी से हुई मानी जाती है। और 14 जुलाई 1789 को फ्रांसीसी क्रांति शुरू करने वाले क्रांतिकारियों ने बास्टील पर आक्रमण किया और कैदियों को रिहा करवा लिया, और वहीं से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई मानी जाती है। और फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई को ही मनाता है। ठीक है ये बात? फ्रांस की अगर आप बात करेंगे तो फ्रांसीसी साम्राज्य 3 वर्गों में विभाजित था, जिसको स्टेट्स भी कहा जाता है। प्रथम स्टेट्स, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग के लोग आते थे, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन या अभिजात वर्ग के लोग आते थे, और तृतीय स्टेट्स में समस्त वर्ग के लोग आते थे। डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, किसान,
चित्रकार सब तृतीय स्टेट्स में आता था। आपके एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है कौन प्रथम स्टेट या द्वितीय स्टेट या तृतीय स्टेट में आता है या नहीं आता, इस प्रकार के प्रश्न आपके एसआई में पूछा हुआ है। एक बार यह प्रश्न पूछ दिया है, इसलिए आगे भी पूछने की संभावना है। तो फ्रांसीसी साम्राज्य 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट्स और तृतीय स्टेट्स। प्रथम स्टेट्स में पादरी वर्ग के लोग, पादरी वर्ग के लोग, द्वितीय स्टेट्स में कुलीन या अभिजात वर्ग के लोग, कुलीन या अभिजात, और तृतीय में सब। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के कई सारे कारण थे, उसमें एक कारण यह भी था कि जो पादरी वर्ग के लोग थे और जो कुलीन वर्ग के लोग थे, इन लोगों को बहुत विशेषाधिकार प्राप्त था। भले ही पढ़े लिखे हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं था। जैसे भारत में देख ना लीजिए, भारत में ब्राह्मणों को जो है विशेषाधिकार प्राप्त है, बहुत अधिक विशेषाधिकार ब्राह्मणों को प्राप्त है, समझ गए। यानी वर्तमान समय के संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं, जब देश में लोकतंत्र की स्थापना हुई है उस संदर्भ में नहीं बोल रहे हैं, बल्कि पहले के संदर्भ में बोल रहे हैं, समझ गए। तो ये चीज है, तो वहां पर भी ये चीज था जिस वजह से उन लोगों की आलोचना की जाती थी, और फिर जो है ये सब चीज भी जो है फ्रांसीसी क्रांति का जो है आपको एक कारण बना है। और फ्रांसीसी क्रांति आप सब लोग जानते हैं 1789 ईस्वी में हुआ है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का नारा दिया गया है। इस समय फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन था, लुई 16वां शासक थे, और इस समय फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी लिब्रे। क्या हुआ करती थी? लिब्रे। तो ये सब चीज है, इसको आप याद रखिएगा। ये क्वेश्चन खैर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इसमें जो डिस्कशन है, इसका डिस्कशन जो है आपको तो याद नहीं होगा। चलिए, तो इसके डिस्कशन को थोड़ा पढ़ते हैं और करते हैं हम लोग याद। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में, तो क्वेश्चन में है, ठीक है। जब फ्रांस के पूंजीपति वर्ग ने लगभग 20,000 मजदूरों का कत्ले आम कर सर्वहारा वर्ग के प्रथम क्रांतिकारी अनुभव को मिटा दिया, इसके बाद पहली बार मजदूर वर्ग ने पेरिस कम्यून मंच के जरिए एकजुटता दिखाते हुए यह साबित किया कि वे ही समाज में एकमात्र मजदूर वर्ग है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई, याद है आपको। फ्रांस की क्रांति नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रे थी। मापतौल की दशमलव प्रणाली फ्रांस की देन है, समझ गए। तो ये सब बात आप याद रखिएगा। तो बताइए, तो इसमें फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई है? फ्रांस की क्रांति कब हुई है? फ्रांस की क्रांति का नारा क्या है? स्वतंत्रता, समानता और। फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की देन है। और जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो राजा कौन था? लुई कौन वंश का था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण फर्डिनेंड की सेराजेबो में हत्याकांड, समझ गए। चलिए आइए इसको पढ़ते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट, ये तो आपको याद है, पहला पॉइंट तो आंसर है। दूसरा पॉइंट इससे पहले याद करवा दिए हैं, देखते जाइएगा। दूसरा पॉइंट याद करवा दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया द्वारा हंगरी के साथ मिलकर सर्बिया पर आक्रमण किए जाने के साथ शुरू हुआ, याद करवा चुके हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई है, यह बात याद नहीं करवाए हैं, इसको करना है आपको याद। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जहां 28 जुलाई 1914 को हुई है, वहीं समाप्ति कब हुई है? 11 नवंबर 1900। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान राष्ट्रसंघ की स्थापना है। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई है 1920 में। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या है? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई है? चलिए, ये तो याद हो न गया। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक 4 वर्षों तक चला था, इसमें 37 देशों ने भाग लिया, याद है ना। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और, याद है ना। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व कौन किया था? कौन किया था? जर्मनी। इसके बाद जो है अगला पॉइंट भी याद करवा चुके हैं, उसके अगला पॉइंट भी याद करवा चुके हैं, समझ गए। और उसके बाद जो है वर्साई की संधि वाला है, ये पहले याद करवा चुके, नहीं करवाए हैं।
फिर अगला पॉइंट है 18 जनवरी 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन हुआ, जिसमें 27 देश भाग ले रहे थे, मगर शांति संधि का शर्त केवल 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका तय कर रहे थे। तो यहां पर जो है एक बात याद रखना है आपको, पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को हुआ है। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ है? पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ है? पेरिस शांति सम्मेलन, इस सम्मेलन में कितने देश भाग लिए? 27। कितने देश भाग लिए? कितने देश भाग लिए? शांति संधि का शर्त केवल कितना देश के द्वारा तय किया? कौन कौन देश? ब्रिटेन, फ्रांस और इसके बाद अगला पॉइंट बाल्कन युद्ध के विषय में आपको याद रखना है। तो बाल्कन युद्ध 1912 और 13 में बाल्कन प्रायद्वीप में लड़े गए 2 संघर्षों की एक श्रृंखला है, जिसमें प्रथम बाल्कन युद्ध 8 अक्टूबर 1912 से 30 मई 1913 तक तथा दूसरा बाल्कन युद्ध 16 जून 1913 से 10 अगस्त 1913 तक चला। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि बाल्कन युद्ध कब हुआ है, प्रथम बाल्कन युद्ध कब हुआ है और द्वितीय बाल्कन युद्ध कब से कब तक हुआ है, इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। तो प्रथम बाल्कन युद्ध 8 अक्टूबर 1912 से 30 मई 1913। प्रथम बाल्कन युद्ध कब से कब तक? प्रथम बाल्कन युद्ध कब से कब तक? और दूसरा बाल्कन युद्ध 16 जून 1913 से 10 अगस्त 1900। एक बार फिर से, प्रथम बाल्कन युद्ध कब से कब तक? द्वितीय बाल्कन युद्ध कब से कब तक? चलिए, प्रथम बाल्कन युद्ध ओटोमन साम्राज्य और 4 बाल्कन राज्यों ग्रीस, सर्बिया, मोंटेग्रो और बुल्गारिया के बीच हुआ। इसमें ओटोमन साम्राज्य की हार हुई। तो प्रथम बाल्कन युद्ध जो है आपको ओटोमन साम्राज्य और 4 बाल्कन राज्य के बीच हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी? किसकी हार हुई थी? और दूसरा बाल्कन युद्ध बुल्गारिया और 4 बाल्कन राज्य के बीच हुआ था, जिसमें सर्बिया, रोमानिया, ग्रीस, मोंटेग्रो के बीच हुआ था। इस युद्ध में बुल्गारिया को काफी क्षति का सामना करना पड़ा था, अर्थात बुल्गारिया की हार हुई थी। बुल्गारिया की हार हुई थी, यानी कुल मिलाकर के देखिएगा तो बाल्कन युद्ध में बाल्कन देशों की ही जीत हुई है। बाल्कन देशों की ही जीत हुई है। बाल्कन युद्ध में बाल्कन देशों की ही जीत हुई है, चाहे प्रथम बाल्कन युद्ध हो या द्वितीय बाल्कन युद्ध हो। क्लियर है ये बात? चलिए ठीक है, इसको रखिएगा अब आप लोग याद। इसके बाद आगे याद होते जा रहा है ना। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुआ था? 1868 में हुआ था। तो ये तो सिर्फ क्वेश्चन को सीधे तौर पर आप लोग याद रख लीजिएगा। अब यहां पर इसके डिस्कशन को करते हैं याद। 1868 में जापान में रक्तहीन क्रांति या मेजई पुनः स्थापना हुई थी। ठीक है, जापान सामंती व्यवस्था से ग्रसित था। सामंती अपने शासन की सारी व्यवस्थाएं स्वयं देखते थे। इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए 1868 में जापान में रक्तहीन क्रांति हुई। तो यहां पर प्रश्न यह बन सकता है कि जापान में शांति व्यवस्था को खत्म करने के लिए रक्तहीन क्रांति कब हुई है? तो 1868, और इसी को जापानी क्रांति भी कहा जाता है। तो जापान में सामंती व्यवस्था को समाप्त करने के लिए रक्तहीन क्रांति कब हुई है? कब हुई है? चलिए, इसके बाद का अगला पॉइंट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत मुत्सुहितो ने की है। मुत्सुहितो ने की है। जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कौन किया है? कौन किया है? जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कौन किया? कौन किया है? जापान के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कौन किया? कौन किया है? आगे अगला जो पॉइंट है वो और भी महत्वपूर्ण है। 1905 ईस्वी में जापान ने रूस को हराया था। ये बड़ी अच्छा प्रश्न है कि जापान ने रूस को कब हराया है? 1905। जापान ने रूस को कब हराया? जापान ने रूस को कब हराया है? और इस युद्ध की समाप्ति हुई है पोर्ट्समाउथ की संधि के तहत। तो जापान ने जो रूस को हराया है उस युद्ध की समाप्ति कौन संधि के? पोर्ट्समाउथ। जापान ने रूस को कब हराया है? जापान ने रूस को कब हराया? जापान ने रूस को कब हराया? और 1905 में जापान ने जो रूस को हराया था उस युद्ध की समाप्ति कौन संधि के? कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? और उसके बाद का जो अगला और अगला पॉइंट है ये सब पहले याद करवा चुके। क्लियर है ना? आगे अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ भी है।
आपके बिहार एसआई परीक्षा का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। किसने कहा है इतिहास वर्ग संघर्ष की एक कहानी है? कार्ल मार्क्स। किसने कहा है? कार्ल मार्क्स। अब आइए डिस्कशन को पढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, ठीक है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांत, समाजशास्त्री, पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। इनका जन्म 1818 को जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जैसे आपको एक प्रश्न पूछा गया था, हिटलर का जन्म कहां हुआ? ठीक है, ब्रोना। ठीक है, तो यहां पर इस बात को याद रखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में। कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत के कौन नगर आए? और कार्ल मार्क्स हिगेल के दर्शन से बहुत प्रभावित थे। कार्ल मार्क्स किसके दर्शन से बहुत प्रभावित? किसके दर्शन से? वे 1845 में फ्रांस से ब्रुसेल्स चले गए और वहीं उन्होंने जर्मनी के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग में सक्रिय योगदान दिया। खैर ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1847 में एंजेल्स के साथ अंतरराष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया, जो 1867 में दास कैपिटल के नाम से प्रकाशित हुआ था। तो जो आपको दास कैपिटल या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, ये किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स। किसकी रचना है? किसकी रचना है? तो दास कैपिटल किसकी रचना? किसकी रचना है? और दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ? 1867। 1800 दास कैपिटल कब प्रकाशित हुआ है? दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कब प्रकाशित हुआ है? कब प्रकाशित हुआ है? चलिए, उसके अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन सही जा रहा है ना जी? दिक्कत नहीं ना है? और जहां पर देखिए विश्व इतिहास है, जहां पर लगेगा कि अब एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, रोक दीजिएगा, ठीक है? अब इतना तो कर सकते हैं। मेंस का परीक्षा देने जा रहे हैं महाराज, आप समझ गए? कोनो पीटी दे रहे हैं, मेंस का परीक्षा देने जा रहे हैं आप में क्षमता होनी चाहिए, है कि ना? तो उपाय भी तो ना है कोई, अब दिक्कत ही हो ना, अब कोई उपाय है? समझ गए? आगे, किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया? पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला। यही घटना ना? काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब इसके डिस्कशन को पढ़ते, इसका डिस्कशन मैक्सिमम आपको याद ही होगा, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम करवा देंगे आपको याद, ठीक है? आगे आइए। हमको लगता है आज नहीं हो पाएगा, ठीक है? एक दिन में कर देंगे ना तो आप भी डाइजेस्ट नहीं कर पाइएगा, समझ गए? नहीं कर पाइएगा। प्रयास कर रहे हैं, आगे क्या होता है उसको छोड़िए ना, ठीक है? आए? क्या क्या बोल रहे हैं? पूरा कर दे? अच्छा, एगो बात बताइए, खाने के लिए 4 थाली खा लिए, टेस्टिए नहीं है तो क्या फायदा? पढ़ने के लिए पूरा पढ़ लिए, अब परीक्षा में क्वेश्चन आया बनेबे नहीं किए तो क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं है, समझ गए? तो पहले आइए ना, अभी जहां तक अभी तक तो हमको तो लगता है, मेरा तो दिमाग कह रहा है कि अभी तक आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, अभी तक ठीक है ना? हाँ, तो आगे कम से कम 20 क्वेश्चन तक ठीक रहिए। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमको याद करवाना पड़ेगा, इतना तो समझ ही गए होंगे आप, समझे? आगे आइए, 8 नंबर का पहला पॉइंट में तो वही है जो आप याद करवा चुके हैं। यहां पर हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, इसको काट लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है ही। दूसरा पॉइंट जो है पर्ल हार्बर हिंद महासागर में अवस्थित हवाई द्वीप ना, हिंद महासागर ने प्रशांत महासागर में, सॉरी यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, प्रशांत महासागर कीजिएगा। कहां बोल रहे हैं, समझ रहे हैं ना? हाँ, आगे, जापान प्रथम बार मानव बम का प्रयोग पर्ल हार्बर को ध्वस्त करने में किया था। खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। यूएसए का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 दिसंबर 1941 को पहले भी याद करवा चुके हैं, और ये जो है 6 अगस्त 9 अगस्त ये पहले भी याद करवा चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण पहले भी याद करवा चुके हैं, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। म्यूनिक पैक्ट सितंबर 1938 में, ये बात याद रखना जरूरी है।
और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये याद रखना जरूरी है। और अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है। इसमें सब तो आपको याद होगा, नहीं याद है? याद है ना? लेकिन एक बार फिर से बताइए, देखे करके बताइए जैसे बताना है। जापान ने पर्ल हार्बर नौसैनिक हवाई अड्डा पर आक्रमण कब किया? अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण म्यूनिक पैक्ट कब हुआ है? म्यूनिक पैक्ट कब हुआ है? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति, द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। आगे, अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ना। चलिए आगे डिस्कशन पढ़ते हैं। 1492 ईस्वी में स्पेन के क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। कोलंबस ने भारत को खोजने के क्रम में रास्ता भटक जाने के क्रम बहामा द्वीप को खोज लिया और यहां के निवासियों को रेड इंडियन कहकर संबोधित किया और बहामा द्वीप का नाम नई दुनिया रख दिया। समझ गए? ये तो ठीक है। पुर्तगाली यात्री बार्थोलोमियो डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज किया है। 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत में कालीकट तट पर पहुंचा। वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर पहुंचा, तब यहां के शासक जेमोरिन ने इनका स्वागत किया। जेमोरिन उपाधि था, शासक का नाम था सामूरी। वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक था अब्दुल मुजीद। वास्को डी गामा भारत से जब वापस गया तब पुर्तगाल में 60 गुना लाभ पर भारतीय सामान को बेचा। अबुल फजल ने अकबरनामा पुस्तक में अमेरिका की खोज का जिक्र किया है। एबेल तस्मान और कैप्टन कुक को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज का श्रेय दिया जाता, मतलब न्यूजीलैंड की खोज एबेल तस्मान ने और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन कुक ने। यूरोपीय यात्री मार्को पोलो ने एशिया के अनेकों देशों की यात्रा की है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया है। इसमें सब बात आपको याद होगा, नहीं याद है? ये तो आधुनिक भारतीय इतिहास का न सब फैक्ट है जी। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सब फैक्ट ना है। अगर ये सब फैक्ट ना है तो आप लोग अगर पास किए हैं तो रूबी रहा, पीटी पास किए हैं तो समझ गए। क्या हाल है? याद है नहीं सब? हाँ, तब आगे आइए। याद करवाना पड़ेगा, फिर भी एक बार करवा देते हैं। आए रुकिए। अमेरिका के खोजकर्ता आए केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता बार्थोलोमियो, केप ऑफ गुड होप के खोजकर्ता वास्को डी गामा भारत के कौन तट पर पहुंचा था? कालीकट ना। कौन तट पर पहुंचा? अच्छा, वास्को डी गामा का पथ प्रदर्शक अब्दुल। किस मुगल कालीन साहित्य में अमेरिका की खोज का जिक्र है? अकबर। न्यूजीलैंड के खोजकर्ता कौन है? एबेल तस्मान। एबेल तस्मान न्यूजीलैंड के खोजकर्ता। न्यूजीलैंड के खोजकर्ता। ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता। ऑस्ट्रेलिया खोजकर्ता। क्लियर है ना? चलिए, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? 1900। चलिए आगे आइए। इसमें भी मैक्सिमम आपको यादें होगा, लेकिन फिर भी डिस्कशन को पढ़ देते हैं। ठीक है, समझ गए? आगे, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914। ठीक है। 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफिया की हत्या सेराजेवो में कर दी गई। ठीक है। यह सेराजेवो हत्याकांड प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण है। ठीक है। 28 जुलाई को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है। 11 नवंबर 1918 को समाप्त हुआ है। पेरिस में प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ठीक है। इस शांति सम्मेलन में वुडरो विल्सन, लॉयड जॉर्ज और जॉर्ज क्लेमेंसे की मुख्य भूमिका रही है। वुडरो विल्सन की 14 सूत्रीय आदर्श को शांति सम्मेलन में बहुत महत्व नहीं दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफा संधि द्वितीय विश्व युद्ध का मूल कारण बना। इसमें बताइए कौन बात आपको याद नहीं करवाए हैं? नहीं करवाए हैं। इस सब बात आज याद करवाए, इसलिए अभी हम आपको याद नहीं करवाएंगे। क्लियर है ना? बढ़े ना 10 से। हाँ, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था? लेनिन का उत्तराधिकारी था स्टालिन। कौन था? स्टालिन।
चलिए अब आइए, इसमें कुछ चीज जो है आपको याद करने लायक मिलेगा, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था, ठीक है। 1917 के बोल्शेविक की क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। लेनिन की मृत्यु 1924 में हो गई थी। इसका पहला पॉइंट भी जरूरी है। बोल्शेविक क्रांति के बाद पूर्व सोवियत संघ में सरकार का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? लेनिन के नेतृत्व में। और दूसरी बात, बोल्शेविक क्रांति हुई है 1917 में। तो यहां पर दो बात याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति हुई है 1917 में। पहली बात, बोल्शेविक क्रांति हुई है 1917 में। और दूसरी बात जो है, बोल्शेविक क्रांति के बाद सोवियत संघ में सरकार का गठन हुआ लेनिन के नेतृत्व में। क्लियर है ये बात? बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? बोल्शेविक क्रांति कब हुई है? और बोल्शेविक क्रांति के बाद जो है आपको पूर्व सोवियत संघ यानी रूस में सरकार का गठन किसके नेतृत्व में? लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई, ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेनिन को पूर्व सोवियत संघ का गांधी कहा जाता है, रूस का गांधी कहा जाता है। रूस का गांधी किसे कहा जाता है? रूस का गांधी। और लेनिन का उत्तराधिकारी बना स्टालिन, जो 1924 से 1953 तक रूस का राष्ट्रपति रहा है। स्टालिन पूर्व सोवियत संघ का तानाशाह था, ठीक है, था तो था अपना। पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में स्टालिन का महत्वपूर्ण योगदान है, इसको याद रखना जरूरी है। पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान पूर्व सोवियत संघ को एक सशक्त राष्ट्र बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? स्टालिन का जन्म एक साथ, ठीक है, कोई बात नहीं है, साधारण परिवार में हुआ सबका साधारण परिवार में जन्म होता है। स्टालिन ने 1928 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को प्रारंभ किया था। तो यहां पर एक बात याद रखना जरूरी है कि पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को कब प्रारंभ किया गया? 1928। पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को कब प्रारंभ किया गया? पूर्व सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन को कब प्रारंभ किया गया है? 1928। क्लियर है ना? हो फ्रांस की राजक्रांति के कारणों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान करें। गलत कथन है बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। ऐसा था ही नहीं। इस कारण फ्रांस की क्रांति थोड़े हुई है, नहीं हुई है, ऐसा ये कारण था ही नहीं। बाद बाकी सब जो है आपको कारण था। यहां पर बहुत सारे फैक्ट जो है आपको याद करने को लेकर के मिलेंगे। तो आइए इसके डिस्कशन को पढ़ते हैं। बुजुर्गा वर्ग यानी मध्यम वर्ग में सभी पढ़े लिखे लोग आते थे, ठीक है, आते थे, अच्छी बात है, परंतु उन्हें शासन संचालन में हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही थी, ठीक है, ये भी ठीक है। आंसर याद रख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखिए, मध्यम वर्ग का मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, यानी जन्म से विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए, कर्म के आधार पर चीज होना चाहिए। समझ गए? किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। अच्छी बात है ये। जबकि फ्रांस में पादरी वर्ग एवं कुलीन वर्ग को जन्मना विशेषाधिकार था, जिससे मध्यम वर्ग नाखुश था। मतलब कुलीन वर्ग और पादरी को जो है एकदम जन्म से ही विशेषाधिकार था, जिससे मध्यम वर्ग के लोग असंतुष्ट थे। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा। राज्यारोहण के समय उसने राजकोष खाली पाया। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण फ्रांस की वित्तीय संसाधन नष्ट हो चुका था। वर्साई के विशाल महल और राजदरबार की शानो शौकत बनाए रखने की फिजूल खर्ची का बोझ फ्रांस पर आर्थिक संकट को और अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, इसमें मूल तौर पर क्वेश्चन के आंसर को याद रखिएगा। और दूसरी बात, पहले भी हम आपको याद करवा चुके हैं, फ्रांसीसी क्रांति के समय राजा था आपको लुई 16वां और बुर्बो राजवंश से संबंधित था। समझ गए? ये सब पहले भी याद करवा दिए हैं। अब प्रथम स्टेट्स में कौन आता है? पादरी। द्वितीय में कुलीन और तृतीय में सब। यही सब बात है, आप याद रख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। आगे, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि है। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि है 1618 से 1648। 1618 से 1648। समझ गए? इसमें थोड़ा सा डिस्कशन देखते हैं। एक तो मूल क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध 1648 के कालखंड में लड़ा गया। यह एक धार्मिक युद्ध था जिसमें प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों ने एक दूसरे के विरुद्ध व्यापक रक्तपात किया। आंदोलन के फलस्वरूप ईसाई धर्म दो संप्रदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में बट गया, जिसमें प्रोटेस्टेंटवाद के समर्थक कौन? मार्टिन
लूथर। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रोटेस्टेंट वाद के जनक कौन? मार्टिन लूथर। समझ गए? तो यहां पर जो है ध्यान दीजिएगा, मूल क्वेश्चन ही याद रखना। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध कब से कब तक आए? और इस युद्ध के परिणाम स्वरूप ही ईसाई धर्म दो संप्रदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद में बट गया था। तो किस युद्ध के परिणाम स्वरूप ईसाई धर्म दो संप्रदाय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंटवाद में बट गया? 30 वर्षीय युद्ध। 30 आगे 14 नंबर, ट्रूपिंग द कलर पैरेड का संबंध किससे? ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस से है। ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस के अवसर पर ट्रूपिंग द कलर पैरेड का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो आइए देखिएगा यहां पर ट्रूपिंग द कलर पैरेड का संबंध ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पर होने वाले पैरेड से है। ठीक है, अच्छी बात है, याद रख लीजिएगा। मूल क्वेश्चन है, इसमें याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत ना है। आगे बोस्टन टी पार्टी घटना का जिक्र किए हैं ना जी, तो अगला क्वेश्चन पे आइए। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? बोस्टन टी पार्टी की घटना हुई है 1773। 1700 देखिए, आइए अब बोस्टन टी पार्टी की घटना 16 दिसंबर 1773 को हुई है। 16 दिसंबर 1773 को याद रख लीजिएगा। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई है? कब हुई है? इस तिथि को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकियों ने बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज में भरी चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया। नहीं बताए हैं, एकदम बताए हैं, समझ गए। और एडम्स ने ही नारा दिया था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो, ये किसका नारा है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं आए, सैमुअल। क्लियर है? तो बोस्टन टी पार्टी घटना को अंजाम भी दिया था सैमुअल एडम्स। तो यहां पर 3 बात याद रखना है। कौन कौन बात जानते हैं? बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई है, इस घटना को अंजाम किसने दिया है, और किसने यह नारा दिया है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। तो बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुई है? 16 दिसंबर 1700। और बोस्टन टी पार्टी घटना को अंजाम किसने दिया? सैमुअल एडम्स। किसने दिया है? और किसने नारा दिया है? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। किसने नारा दिया है? चलिए अगला, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता, जॉर्ज वाशिंगटन। आगे डिस्कशन पढ़ते हैं। पहला तो वही है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन, तो याद करवा ही दिए हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण। और कब घटित हुई है जानते ही हैं। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति। अमेरिका 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्र हुआ। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ? उसका अगला पॉइंट महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उसका अगला पॉइंट महत्वपूर्ण है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किया। तो अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया? अब्राहम लिंकन। और कब? 1800। अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? अमेरिका में दास प्रथा का उन्मूलन कब हुआ है? किसने किया? किसने किया है? और प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा? किसने कहा है? अब्राहम। ये भी महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा। आगे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू किया गया था। समझ गए? तो आगे आइए, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे। ठीक है, मार्टिन लूथर अश्वेत अमेरिकन निग्रो पादरी थे। इन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन के द्वारा अमेरिका के निग्रो लोगों को नागरिक अधिकार दिलाया, जिसके कारण 1964 का शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका उपनाम ब्लैक गांधी है। तो ब्लैक गांधी के उपनाम से मार्टिन लूथर किंग जूनियर को जाना जाता है। समझ गए? तो इसमें दूसरा याद रखने वाला बात यही है कि ब्लैक गांधी किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। नेल्सन मंडेला
दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, कोई बात नहीं है। वर्ष 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न और 1993 में शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, ये भी कोई बात नहीं है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने, आपको याद है। तो यहां पर दो बात, एक तो मूल क्वेश्चन और दूसरा ब्लैक गांधी के उपनाम से किसे जाना जाता, मात्र दो बात यहां पर याद रखना है और तीसरा कुछ भी याद रखने की जरूरत आपको नहीं है। तो आइए बताइएगा, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? किसके द्वारा? अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? ब्लैक गांधी किसका उपनाम है? चलिए, साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ? चीन में। कहां पर हुआ है? चीन में। ठीक है, तो इसमें डिस्कशन पढ़ते हैं। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग चीन में हुई तो याद रखना ही है। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हुई है, इसको भी याद रखना है। चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? चीन में साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई है? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष माओ तसे तुंग था। माओ तसे, चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष। आए, साम्यवादियों का दमन के लिए चियांग काई शेक ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया था। यानी साम्यवादी विचारधारा का दमन करने के लिए चियांग काई शेक ने ब्लू शर्ट नामक आतंकवादी दल का गठन किया था। तो साम्यवादियों का दमन करने के लिए ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन कौन किया था? कौन किया था? रूस के साम्यवाद का जनक प्लेखानोव को माना जाता है। रूस के साम्यवाद का जनक किसे माना? रूस के साम्यवाद का जनक, रूस के साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन। सेंट, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने किया था। रॉबर्ट, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया? रॉबर्ट ओवेन। आगे, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की, चलिए इसमें पढ़ते हैं। मूल क्वेश्चन तो याद रखना है, फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया। ठीक है, अच्छी बात है। फ्रांस की क्रांति के समय लुई 16वां शासक था। इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के किले के फाटक को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया। 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राजक्रांति में दी गई थी। ठीक है, ये सब तो आपको याद है कि ना? है ना याद? हाँ, तो इतना पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? फ्रांस की क्रांति के समय वहां के राजा बास्टिल के किले को कब तोड़ा गया? फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन नारा दिया गया था? आए, स्वतंत्रता, समानता और आगे। धर्म सुधार आंदोलन 1517 में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में हुआ। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ है? मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड से हुई है, मार्टिन लूथर किंग। धर्म सुधार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? आए, धर्म सुधार आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? मार्टिन लूथर ने जर्मनी में कैथोलिक चर्च के खिलाफ विद्रोह किया एवं एक नए संप्रदाय प्रोटेस्टेंट को जन्म दिया। यानी वही प्रोटेस्टेंटवाद का जनक किसे माना जाता? मार्टिन। पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहले भी हम आपको बताए थे। तो प्रोटेस्टेंटवाद का जनक किसे माना जाता? किसे माना जाता है? क्रीमिया का युद्ध 1853 से 1855 के बीच हुआ है। क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक? क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक? क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक? फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की ने रूस के खिलाफ लड़ा था। मतलब एक तरफ रूस था, दूसरे तरफ फ्रांस, ब्रिटेन, सार्डिनिया, तुर्की जैसे देश थे। तो क्रीमिया का युद्ध कब हुआ है? वो एक तरफ रूस और एक तरफ कौन देश था? आगे अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण? आए, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। आगे इसके डिस्कशन को पहले पढ़ लेते हैं। इसके डिस्कशन में कुछ पढ़ना है, आप लोग देखिए तो पढ़ना है।
अगर पढ़ना पड़ेगा तो इतना 1.5 घंटा से फालतू हो गया है कि ना है दीदी जी? लोग पढ़ने का जरूरत नहीं ना है, याद है ना सब बात? हाँ, अब आइए द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण। चलिए इसमें थोड़ा सा पढ़ देते हैं और इसको याद कर लेते, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? कब हुआ है? युद्ध का अंत हुआ 2 सितंबर 1945। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ है? अगला दोनों पॉइंट याद करवाना होगा, नहीं करवाए हैं? याद करवाए हैं ना? आगे, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट 1929 में शुरू हुआ है। 1929 में अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट कब आया है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संकट, फांसीवाद का उदय इटली में हुआ। इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। फांसीवाद का उदय कौन देश में हुआ? फांसीवाद का उदय कौन देश में हुआ? फांसीवाद का उदय एक विचारधारा है जिसमें शासक जो है ना किसी को कुछ मानबे नहीं करता है। तानाशाह, फांसीवादी सब एक विचारधारा है जिसमें शासक अपने आप को सब चीज मानता है, बाद बाकी किसी को कुछ मानबे नहीं करता है। समझ गए? तो फांसीवाद का उदय कौन देश में हुआ? इटली। इसका जन्मदाता नाजीवाद का उदय जर्मनी में हुआ, जिसका जन्मदाता हिटलर। नाजीवाद का उदय कहां हुआ? नाजीवाद का उदय, और उसका जन्मदाता फांसीवाद का उदय कौन देश में? फांसीवाद का उदय कौन देश में? फांसीवाद का उदय कौन देश में? उसका जन्मदाता, जन्मदाता नाजीवाद का उदय कौन देश में? नाजीवाद का उदय, जन्मदाता। क्लियर है ना? अभी तक ठीक है? मेरा दिमाग काम कर रहा है तो आपका भी काम करिए रहा होगा। समझ गए? करना चाहिए इतना देर तक, ठीक है? हे देखिए, तार छोड़ देता है ये सबका। चलिए, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ, चलिए इसको पढ़ते हैं। इसमें कुछ नया फैक्ट मिलेगा जिसको याद करवा देंगे। कुछ फैक्ट पहले से याद होगा, कुछ नया फैक्ट मिलेगा। हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण किया। नहीं जानते आप ये बात? जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी का शासक हिटलर था। हिटलर कहिए, जर्मनी कहिए, जैसे वर्तमान में भारत कहिए, मोदी जी कहिए, मोदी जी कहिए, भारत कहिए। समझ गए? तो ठीक है, ये तो ठीक है। हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार ऑस्ट्रिया बना था। ऑस्ट्रिया नामक देश बना था, ऑस्ट्रिया। तो हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन देश बना? हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन देश बना? हिटलर की विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन देश बना? हिटलर के विस्तारवादी नीति का पहला शिकार कौन देश? हिटलर का जन्म 1889 में हुआ और आत्महत्या किया 1945 में। हिटलर का जन्म कब हुआ है? 1800। हिटलर का जन्म कब हुआ है और आत्महत्या कब किया है? कब किया है? हिटलर की आत्मकथा का नाम है मीन कैम्प, मेरा संघर्ष। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा? मीन कैम्प किसकी आत्मकथा? मीन कैम्प किसकी आत्मकथा? मुसोलिनी का जन्म 1883 में रोमांगना में हुआ। रोमांगना में हुआ। मुसोलिनी का जन्म 1883 में कहां हुआ? मुसोलिनी का जन्म 1883 में कहां हुआ? अब मुसोलिनी के दल का नाम था फासिस्टवाद। फासिस्ट, मुसोलिनी के दल का क्या नाम था? मुसोलिनी के दल का नाम ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता? ड्यूस के नाम से। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी ने 1922 में रोम व 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण किया। बहुत महत्वपूर्ण है। विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। महत्वपूर्ण है, याद रखना है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री, द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री क्लियर है ना?
आगे, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया? पर्सा के राजा विलियम प्रथम को वर्साय में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। वर्साय में जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था। समझ गए? तो बताइएगा, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित आए? कहां? क्लियर ना? चलिए, 1871 में वर्साय में एक समारोह में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट घोषित हुआ। ठीक है, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज पर्सा था, याद रखिएगा। और जब जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क कर रहा था, तो बिस्मार्क यह चाहता था, जर्मनी का एकीकरण कौन किया? बिस्मार्क ना। जर्मनी का एकीकरण जब बिस्मार्क कर रहा था, तो वो यह चाहता था कि पर्सा के नेतृत्व में ही जर्मनी का आक्रमण हो, जर्मनी का एकीकरण हो। तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज पर्सा था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण पर्सा के नेतृत्व में चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में चाहता? बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में? बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क पर्सा के किस शासक का प्रधानमंत्री? विलियम। बिस्मार्क पर्सा के किस शासक का प्रधानमंत्री? विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। तो बिस्मार्क को बाजीगर कौन कहा था? विलियम प्रथम। बिस्मार्क को बाजीगर कौन कहा था? बिस्मार्क 1862 में पर्सा का चांसलर बना। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? आए, इसमें सब पॉइंट याद रखना जरूरी है। एक बार फिर से इसको करते हैं याद। ठीक है, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित? आए, पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित? कहां? जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में कर? बिस्मार्क पर्सा के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया? वाटरलू का युद्ध 1815 में हुआ था। पढ़ते हैं। ठीक है, वाटरलू के युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया था। ये तो क्वेश्चन में है ना। वाटरलू की लड़ाई में हार के बाद नेपोलियन को 1821 ईस्वी में सेंट हेलेना द्वीप में निर्वासित कर दिया गया, जहां 52 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। तो नेपोलियन जो मरा है 1821 में मरा है। कब मरा है? नेपोलियन का निधन कब हुआ है? वाटरलू का युद्ध 18 जून 1845 को बेल्जियम में हुआ है। वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1815। 18 जून 1800। वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1800। वाटरलू का युद्ध कब हुआ है? 18 जून 1815। ठीक है, आगे। नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में भूमध्य सागर के कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। तो नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप पर हुआ। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? 1769। नेपोलियन का जन्म कब हुआ? कौन द्वीप पर? अब मरा है कौन द्वीप पर? सेंट हेलेना द्वीप पर मरा है। कौन द्वीप पर? तो नेपोलियन का जन्म कौन द्वीप पर? कोर्सिका द्वीप। जन्म कौन द्वीप पर? और कब? 1700। और मरा है कौन द्वीप? सेंट। कब? और नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना है? जॉन लॉक की रचना है। किसकी रचना है? जॉन लॉक। किसकी रचना है? जॉन लॉक। आगे आइए। टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा किया गया।
फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जॉन लॉक ने अपनी इस रचना का राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। ठीक है, मूल किताब है, इसको याद रख लीजिएगा। आगे, फ्रांस की क्रांति के दौरान स्वतंत्रता, समान नियम तथा समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की परिकल्पना जॉन लॉक और जिया जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने किया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, एकदम आपको याद है। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है, याद है। कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज मॉन्टेस्क्यू की रचना है। लामी द पप्ल अखबार का संपादक जिया पाल मरा था, ये सब याद रखना है। फ्रांसीसी क्रांति में स्वयंसेवियों द्वारा गाया गया मार्सिले गीत की रचना कवि राजेट टी लाइल द्वारा किया गया था, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। मही राजू मेरे शब्द ही कानून है, लुई 14वां बोला था। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वॉल्टेयर बोला था। और नेपोलियन ने सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। इसमें जानते हैं सब फैक्टे याद करने वाला है, इसको करते हैं हम लोग याद, फिर बढ़ेंगे हम लोग आगे। ठीक है, तो आइए बताइए, टू ट्रीजाइजेज ऑफ गवर्नमेंट किसकी रचना, किसकी रचना है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना? लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश, लेटर्स ऑन इंग्लिश। द स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज या कानून की आत्मा। लामी द पप्ल अखबार का संपादक, आए लामी द पप्ल अखबार का संपादक, आए। अब मार्सिले गीत की रचना किसने किया? राजेट डी। मार्सिले गीत की रचना किसने किया? मार्सिले गीत की रचना किसने किया? मार्सिले गीत की रचना मैं ही राज हूं मेरे शब्द ही कानून है, किसने कहा? हाय, मैं ही राजू मेरे शब्द ही कानून है, मैं ही राजू मेरे शब्द ही कानून है। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा है? 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने? बनियों का देश किसे कहा जाता? इंग्लैंड को। बनियों का देश किसे कहा जाता? इंग्लैंड को। बनियों का देश, इंग्लैंड को बनियों का देश किसने कहा? नेपोलियन। किसने कहा है? किसने कहा है? नेपोलियन ना। अब छोड़ देते हैं। अब देखिए, करवाने के लिए हम करवा देंगे, कोई दिक्कत ना है, लेकिन जानते हैं फिर फायदा नहीं हो पाएगा। क्या? लगभग 2 घंटा तो हो ही गया, क्या है कि ना? आज शनिवार है जी, आज शनिवार। काश 2 रविवार होता, यानी कल भी रविवार होता, परसों भी रविवार होता, कितना मजा आता। अब सुनिए, 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 देखिए, अभी 4:10 हो रहा है। मैथ का पीडीएफ मंगवाया कि नहीं मंगवाया? मंगवाया है, दे दिया है, नहीं मिला? मैथ का आज के क्लास का पीडीएफ मिल गया? ये सबको कैसे मिल गया है? किसको किसको नहीं मिला है? लेट से आया है सब। अभी अच्छा ठीक है, सुनिए, अब सुनिए हीरो सब, सुनिए। अभी 4:10 और 20 मिनट का गैप दे रहे हैं। 4:30 बजे से 5:30 पौने 6 बजे तक, सर को बोल देंगे 5:45 बजे तक छोड़ देना है, कहा कि 15 मिनट फिर आपका दिमाग जो है थोड़ा शांत होना चाहिए मैथ से जीएस में जाने के लिए, ठीक है। अभी 4:30 बजे से 5:45 बजे तक मैथ का क्लास होगा। 30 गो क्वेश्चन है, उसका सर डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है, मैथ रीजनिंग दोनों। 6 बजे से आधुनिक भारतीय इतिहास का रिवीजन होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास का रिवीजन कितना बजे से होगा? 6 बजे से होगा, ठीक है। अब इसके बाद कल के शेड्यूल की अगर हम बात करें, कल भी 12 से 1 में आपका टेस्ट होगा,
1:15 या 1:30 हम इंटर करेंगे या 1 बजे इंटर करेंगे। जब भी इंटर कर जाए 1 और 1:30 के बीच में हम कभी भी इंटर कर सकते, 1 बजे भी, 1:15 में भी, 1:30 में भी। ठीक है, सबसे पहले जो सब्जेक्ट वाइज होमवर्क वाला टेस्ट होता है उसका डिस्कशन कर देंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री का रिवीजन कर देंगे, और उसके बाद फिर मैथ रीजनिंग का होगा, और फिर आधुनिक भारतीय इतिहास का होगा। और इसके बाद अब ये 40 क्वेश्चन में, 40 क्वेश्चन विद डिस्कशन में थोड़ा सा लुसेंट किताब से जो है मिला लेंगे हम। कौन ऐसा लुसेंट किताब का फैक्ट है जो इसमें ना है? लगभग 70-80% लुसेंट किताब का फैक्ट तो इसमें होगा ही। हो सकता है 20-30% नहीं हो। जो 20-30% फैक्ट लुसेंट वर्ल्ड हिस्ट्री का इसमें नहीं होगा, उसको वन लाइनर, जैसे पॉलिटी का वन लाइनर तोड़े हुए हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास का वन लाइनर तोड़े हुए हैं, उसी प्रकार से तोड़वा करके, समझ गए, उसी प्रकार से तोड़वा करके जो है, मान लिया जाए कि 50 गो क्वेश्चन या 100 गो क्वेश्चन और बनेगा वन लाइनर में, 100 गो क्वेश्चन और बनेगा, 100 गो क्वेश्चन और बनेगा, उसको भी सोच रहे हैं करवा देने के लिए। क्या विचार, क्या विचार, विचार सही है ना? और ये हम तो नहीं कर पाएंगे, जिम्मेवारी दे रहे हैं। आप ही सबसे ज्यादा फ्री हैं, क्योंकि बतियाते तो श्वेता से आप ही हैं। पूरा सुनिए ना, हाँ, पूरा इसके डिस्कशन को पढ़ना है और लुसेंट का वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, पूरा, और जितना एक्स्ट्रा होगा आप ही को बनाना है। उसमें आपको सहयोग करेगा 4 लोग। ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री में लुसेंट में देख लीजिएगा जितना चैप्टर है, बांट लीजिएगा जितना चैप्टर होगा। आपको 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 उधर विकास कुमार गुप्ता। ठीक है, 4 लोग हो गया, बस हो गया। 4 लोग में तो निपटाइए लीजिएगा। 40 गो क्वेश्चन है, 10-10 गो क्वेश्चन बांट लीजिएगा। और पढ़ना तो वो किताब पूरा पढ़ेगा। ठीक है, लुसेंट पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पूरा पढ़ करके आप अपना डिस्कस करके जो है वन लाइनर कॉपी में लिख करके आप हमको भेज दीजिएगा। रात में 12 बजे 2 बजे जब तक होगा आप हमको भेज दीजिएगा, हम अपना टाइपिंग करवा लेंगे। हमारा टाइपिस्ट 2 बजे रात को जगले रहता है, समझे। तो आज रात में सुबह सूर्योदय से पहले बोल दिए हैं, लुसेंट का रिपीटेड, लुसेंट में जो फैक्ट जो इसमें है लुसेंट में भी है, वो नहीं डालना है। जो ना है उसका वन लाइनर, कैसे, जैसे पॉलिटी और आधुनिक भारतीय, समझ रहे हैं। देखिए हम तो कर नहीं पाएंगे, समझ गए। हमको लग जाएगा 2 से 3 दिन, और 2 से 3 दिन का समय है नहीं, इसलिए हॉस्टल का लड़का इसी सबसे करवा लेते हैं, कहे कि इसको ज्यादा टाइम मिलता है, इसलिए नेता इसको बना दिए हैं। श्वेता से 48 मिनट बतियाता है। श्वेते नाम था जी, श्वेते नाम था। हाँ, चलिए, तो जो है 15 क्वेश्चन यहां पे ही करवा देंगे, और लुसेंट का जो बचा हुआ वो भी करवा देंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री खत्म। अगर प्रश्न आएगा तो बना लीजिएगा, नहीं आएगा तब तो कोई बात ही नहीं। ठीक है, और 6 बजे से आधुनिक भारतीय इतिहास का रिवीजन होगा, और 1.5 घंटा नहीं होगा, 3 घंटा होगा। 6 से 9 होगा, 6 से 9 प्रयास करेंगे। 1600 क्वेश्चन है, प्रयास करेंगे आधा कम से कम निपटा दे। उसमें ज्यादा कुछ करना है हो, 70-80% फैक्ट आपको याद होगा, याद नहीं होगा, आराम से याद होगा। तो प्रयास यही रहेगा, आप देखिए कितना सफल हो पाते हैं, समझ गए। तो 15 मिनट का गैप है, 4:30 बजे से मैथ का होगा। मैथ का PDF बंटवा दीजिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का, हमको निकलने दीजिए।